नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह आज उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है। सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। रक्षा संबंधी मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके बाद रक्षा मंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद वो सीडीएस विपिन रावत से भी मिलने के लिए उनके आवास पर गए। सीडीएस के साथ उनकी मुलाकात तकरीबन 40 मिनट हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ उनकी तकरीबन 40 मिनट बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, जिसमें विशेष तौर पर जो उत्तराखंड के बॉर्डर चीन के साथ लगते हैं उस मुद्दे को लेकर सीडीएस और रक्षा मंत्री से बात हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शाम को तकरीबन 5 बजे रक्षा मंत्री से मुलाकात उनकी हो गई है और ऊर्जा मंत्री से शाम को 5 बजे उनकी मुलाकात तो होगी। इसके साथ ही संगठन से जुड़े कई नेताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो शनिवार को ही दिल्ली के दौरे पर आए हैं और कल शनिवार और रविवार 2 दिन तक वो लगातार एक के बाद एक पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दूसरा दिन है। दिल्ली दौरे में वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। आज सबसे पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मुलाकात हुई और उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बाहर निकल रहे हैं। बेहद ही अहम मुलाकात, लगभग 1 घंटे के आसपास ये पूरी मुलाकात हुई। अब देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री का काफिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से बाहर निकल रहा है और लगातार दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो है आप देखिए, इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश, किन किन लोगों से मुलाकात हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है और आगे किन किन लोगों से तीरथ सिंह रावत को मुलाकात करनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री सुबह से सबसे पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मिले, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिले और उसके बाद सीडीएस विपिन रावत के साथ मिले। ये तीनों मुलाकातें बेहद अहम हैं और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ उनकी मुलाकात होगी। इन मुलाकातों के जरिए वो उत्तराखंड के विकास के उन तमाम आयामों को छूना चाहते हैं, विकास की जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गजेंद्र शेखावत के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी बात हुई है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से आपदाओं की वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिनको खासा नुकसान पहुंचा है, कई निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रुके हुए थे, तो उसको लेकर के बातचीत हुई है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है और लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच में जो है जो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा, जो सीमावर्ती इलाकों में, जो खास करके डिफेंस के एरिया में जो इलाके आते हैं वो विकास से अछूते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क सरकार नहीं करा पा रही, इसको लेकर के भी जो है बातचीत हुई है और उन तमाम इलाकों में डेवलपमेंट के वर्क को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री से सहयोग मांगा गया है। साथ ही इसके साथ ही जो सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर किस स्ट्रेटजी के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सीडीएस विपिन रावत के साथ उनकी चर्चा हुई है। विपिन रावत के साथ बातचीत होना, पहले रक्षा मंत्री से मिलना, फिर सीडीएस विपिन रावत के साथ मिलना, अपने आप में ये बेहद ही अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना से लगने वाली उत्तराखंड की सीमाएं हैं, वहां पर एक्टिविटी, जो चाइना की एक्टिविटी वो बढ़ सकती है, इस बात का अंदेशा लगातार है। क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी हाल के समय एक बयान दिया भी था जिसमें ये कहा गया था कि चाइना की तरफ से एक्टिविटीज जो है कुछ तेज हुई हैं। तो अब उस तरह की आशंकाएं ना बने, इसको लेकर के सीडीएस के चीफ जो विपिन रावत के साथ मुलाकात बेहद अहम है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है।
क्योंकि खुद बिपिन रावत जो है उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और पौड़ी से ही खास करके ताल्लुक रखते हैं, जहां से मुख्यमंत्री का अपना संबंध है। तो व्यक्तिगत मुलाकात भी इसे माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि व्यक्तिगत मुलाकात थी, लेकिन व्यक्तिगत के साथ साथ इसका सामरिक लिहाज से इस मुलाकात का बेहद मायने हैं। इसके जो है अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, खास करके उन तमाम जो है सीमावर्ती इलाकों में, उनके लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ठीक है, संगठन के भी नेताओं से मुलाकात हो, ये तो मंत्रालय और मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, जिसमें अलग अलग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मदद होगी उसको लेकर बातचीत हो रही होगी। उत्तराखंड चुनावी साल में है, मुख्यमंत्री को खुद से विधानसभा चुनाव भी लड़ना है और एक सीट वो छोड़ेंगे, उसमें लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर संगठन से बातचीत होगी, बड़े नेताओं से मुलाकात उनकी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए सीट का चयन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई विधायक हैं जरूर अपना सीट खाली करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री संभवतः बात करेंगे संगठन के लोगों से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल गृह मंत्री अमित शाह से भी चूंकि काफी बातचीत हुई थी, सरकार और संगठन दोनों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री की बात हुई थी उनसे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज देर शाम संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से, खास करके संघ से जुड़े हुए कुछ लोगों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो मुलाकात किससे होगी अभी ये तय नहीं हो पाया है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि संघ के नेताओं के साथ कुछ गोपनीय बैठक भी मुख्यमंत्री की हो सकती है, संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से भी बातचीत हो सकती है। अब इस बात की जो खुलासा वो कुछ घंटों बाद होगा जब उनकी मुलाकात होगी। फिलहाल अभी देखा जाए तो अभी तो जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो मुलाकात का दौर है, माना जा रहा है कि देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या दूसरे एनएच के प्रोजेक्ट हो, सभी में केंद्रीय मदद से वहां उत्तराखंड में काम चल रहा है। ऐसे में उसमें तेजी के साथ प्रगति हो, उसके लिए जो जरूरी फंड है वो समय से निर्गत हो, उसके संबंध में भी बात होगी। तो सरकार और संगठन दोनों को बेहतर बनाना, दोनों के बीच बेहतर तालमेल बना करके 2022 को कामयाब बनाना, यह बेहद अहम है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि इस वक्त जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर है। एक तरह से संभावना जताई जा रही कि आज भी मुख्यमंत्री रुकेंगे और अगर कल प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया तो कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वापस उत्तराखंड लौटेंगे। तो ये अलग अलग जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें बेहद ही अहम है उत्तराखंड के विकास के लिहाज से, उत्तराखंड में 2022 के चुनावों के लिहाज से किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना। कल शाम को भी कुछ संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों के साथ विजय बहुगुणा भी कल आकर के मिले थे मुख्यमंत्री से। इसके साथ ही उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ और चेहरे भी जिनके नाम अभी ओपन नहीं हुए, उन लोगों की भी मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ हुई थी। संघ से जुड़े हुए कुछ लोगों के साथ भी मुख्यमंत्री मिले थे। तो दोनों चीजें, एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वहीं संघ और हाँ, एक बेहद अहम बात है, इस वक्त जो प्रधानमंत्री के इस वक्त जो सलाहकार हैं, उनकी मुलाकात इस वक्त जो है चल रही है मुख्यमंत्री के साथ। ये सबसे अहम हो जाता है। ये मुलाकात पिछले 1.5 घंटे से दोनों लोगों ने लंच भी एक साथ किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुलाकात लगातार चल रही है। इसलिए इस लिहाज से भी ये अपने आप में बेहद अहम है दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाहकार के साथ मुख्यमंत्री की जो पूरी वार्ता है, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से भास्कर खुलबे हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार, उनके साथ बैठक चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। उत्तराखंड सदन में ही मौजूद है प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे, मैं इसके मायने समझना चाहता हूं तीरथ सिंह रावत के बीच। ब्रिजेश, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मंत्रियों से मिल रहे हैं संगठन, प्रधानमंत्री के सलाहकार से 1.5 घंटे से ऊपर की बैठक चल रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है। मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाना चाहूंगा, पीछे जरा तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री सलाह अभी जिक्र हो रहा था भास्कर खुलबे का, और भास्कर खुलबे की आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा नजदीक से दिखाने की कोशिश करें, जो है कि आप देखिए। एक्सक्यूज मी सर, बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से किस संबंध में? कुछ खास व्यक्तिगत मुलाकात इसे माना जाए? नहीं, इसे क्यों व्यक्तिगत, ये सरकारी मुलाकात है, कर्टसी कॉल है चीफ मिनिस्टर से। थैंक यू।
बिल्कुल। तो आप ये देखिए, भास्कर खुलबे जिन्होंने साफ तौर पर कहा ये व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है, ये ऑफिशियल कॉल थी। अब आप इसके मायने समझिए। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से आकर के मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका जब भास्कर खुलबे लगातार मुख्यमंत्री के साथ थे और दोनों लोगों ने साथ में लंच भी किया है और उसके बाद बातचीत भी हुई है। अब आखिर प्रधानमंत्री के सलाहकार क्यों मुख्यमंत्री से आकर के मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह कि किस तरीके की स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए कल इस बात की संभावना भी है कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है, प्रस्तावित है, क्योंकि ऑलरेडी समय मुख्यमंत्री ने मांगा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की प्रधानमंत्री के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने समय मांगा हुआ है, अभी तक समय नहीं मिला। इस बीच भास्कर खुलबे जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उनकी लगभग 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है और खुद भास्कर खुलबे ने एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर कहा कि यह कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह ऑफिशियल मुलाकात थी, ऑफिशियल प्रोटोकॉल के तहत हमारी बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई है ये उन्होंने बताने से इंकार कर दिया कि आखिर क्या बात, लेकिन ये बेहद अहम है क्योंकि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है और उनकी मुलाकात से पहले उनके सलाहकार मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। तो क्या ये 2022 के लिए स्ट्रेटजी पॉइंट से ये बेहद अहम मुलाकात थी? मुझे लगता है पिन पॉइंट था इस पूरे मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का, सबसे बड़ा पिन पॉइंट भास्कर खुलबे से मुलाकात है इस पूरे उसमें। और 1.5 घंटे तक जिस तरीके से मुलाकात हुई, जिस तरीके से बातचीत हुई है, यह बेहद अहम है और 2022 के लिए स्ट्रेटजिकली यह बेहद अहम हो जाता है। तो अपने आप में न सिर्फ केवल केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात चल रही है, बल्कि रणनीति के लिहाज 2022 के लिहाज से संगठन से जुड़े हुए चेहरों के साथ भी मिल रहे हैं और साथ ही जो स्ट्रेटजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए वो तमाम चेहरे, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। भास्कर खुलबे से मुलाकात इसी मायने में अहम है। दूसरी चीज ये, भास्कर खुलबे का ताल्लुक भी उत्तराखंड के साथ है, वो नैनीताल के ही रहने वाले हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सियासत को भास्कर खुलबे बखूबी समझते हैं। आईएफएस अधिकारी भी रहे, आईएएस अधिकारी भी रहे और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। उन्हें अभी 1.5 साल पहले ही प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो बैठक है बेहद ही अहम थी, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये ब्रजेश, हालांकि हम उनकी जो आप उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड किया, उनकी मजबूरी समझ सकते हैं कि कोई सरकारी कॉल में थे तो वहां पर वो बहुत ज्यादा वो जवाबदेही नहीं हो सकते, वो जवाब नहीं देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत कुछ मैसेज दे रहा था। सियासत में बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और यहां पर जरूर कुछ ना कुछ गंभीर बातें हुई हैं और इसका असर आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत पर नजर भी आएगा। देखिए बहुत अहम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम के एडवाइजर टीम पे कई सदस्य होते हैं, भास्कर खुलबे उनमें से एक है। बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो आते हैं और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं, क्योंकि भास्कर खुलबे का ताल्लुक खुद उत्तराखंड से है और उत्तराखंड की पूरी फिजाओं को, उत्तराखंड की सियासत को भास्कर खुलबे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और देखिए जब हम उनसे मिले, हमने उनसे सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या ये व्यक्तिगत मुलाकात थी तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने साफगोई से एक बात स्वीकार किया कि नहीं, ये व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये ऑफिशियल कॉल थी और प्रोटोकॉल के तहत मैं सीएम से मिला हूं। ये उन्होंने खास बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये कौन सा प्रोटोकॉल, ये कौन सी ऐसी ऑफिशियल कॉल थी कि प्रधानमंत्री के सलाहकार को मुख्यमंत्री के साथ मिलना पड़ा? ये महत्वपूर्ण है। क्या कोई इंडिकेशन, कोई मैसेज पीएम की तरफ से जो है मुख्यमंत्री को गया है? क्या कोई स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी, क्योंकि कल पीएम से मुलाकात से पहले जो पिन पॉइंट होते हैं जिसको लेकर के चर्चा हो सकती है, जिसको लेकर पीएम से बात हो सकती है, उसको लेकर के जो है क्या जो है कुछ ऐसी बातें थी जो उनके साथ चर्चा के दौरान पहले पॉइंट आउट किया गया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पास रखा जाएगा और फिर शायद मुख्यमंत्री की जो है मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ संभव हो फिलहाल के लिए समय उसके बाद मुकर्रर किया जाएगा। तो ये तमाम अहम पहलू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल टीम का गठन होने के बाद अब अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो गई है।
जो विषम परिस्थितियों में भी बेहतर काम करने में सक्षम होगी। एसडीआरएफ कमांडेंट नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मानसून सीजन को लेकर एसडीआरएफ की सभी टीमें तैयार है और मानसून के अलर्ट के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार है। एसडीआरएफ यूनिट को भी 27 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया है, जिससे कि कम से कम वक्त में आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके और जनहानि को रोका जा सके। आज के दिन महत्वपूर्ण एक जो सीबेरन टीम है, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, जो टीम नई गठित हुई है एसडीआरएफ में, उसका फ्लैग ऑफ किया गया। वो टीम आज से एक्टिवेट हो गई एसडीआरएफ में। एक यही टीम थी जो अभी तक हमारे पास नहीं थी, आज से वो टीम भी हमारी एक्टिवेट हो गई है। आगे मानसून आने वाला है, क्या कुछ तैयारी है इधर? देखिए, इसमें पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन से 27 से 31 पोस्ट की गई थी। कुछ जनपदों से और रिक्वायरमेंट है और उसमें सारी पोस्ट जितनी हैं हमारी, उनको अलर्ट पोजीशन में रखा गया है और जो भी मौसम विभाग से हमें अलर्ट जारी होता है, हमें मिलता है, वो हम अपनी पोस्टों को संबंधित जनपदों को भी बताते हैं। इसके अलावा मानसून के परिप्रेक्ष्य में जिन सामानों की आवश्यकता है, राशन किट एक्स्ट्रा या जो इक्विपमेंट मानसून में यूज़ होते हैं, वो सारे तैयारी हालत में सारी पोस्टों पर रेडी पोजीशन में रखे गए हैं। आज के कृषि कानून को लागू हुए 1 साल पूरा होने पर किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने गन्ना समिति से डोईवाला चौक तक प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसान नेता उम्मेद बोरा ने कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी नीतियां बनाकर किसानों को उत्पीड़न कर रही है। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलनरत है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, लेकिन किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए 3 कृषि कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए, इनको 1 साल पूरा हो गया है। किसानों की मांग है कि ये 3 कृषि बिल वापस हों और संयुक्त संघर्ष मोर्चा केंद्र से आज आह्वान हुआ था कि सभी जगह किसानों का जो 3 बिल हैं उसकी पर्चियाँ फूकी जाएगी। उसी के तहत आज डोईवाला में हम लोगों ने किसान जो बिल है, जो लॉकडाउन के समय, कोरोना बीमारी के समय मनमाने ढंग से किसानों पर थोप दिए गए थे, उसके विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन करते हुए 3 काले बिल की पर्चियाँ फूकी हैं और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार ये 3 काले कानून वापस ले। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर झंझेड़ी गांव में मदरसा की संपत्ति को लेकर संचालकों के बीच कई दिनों से विवाद है। शनिवार को एक पक्ष ने मदरसे की मुफ्ती पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए लंढौरा पुलिस में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ लोग दोनों पक्षों में सुलह का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में करीब 7 साल पहले बच्चों को अरबी उर्दू पढ़ाने के लिए एक मदरसा खोला गया था। इसी दौरान बिहार निवासी मुफ्ती को मदरसे की देखभाल का जिम्मा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मुफ्ती ने फर्जी रसीद छपवाकर 10 लाख रुपए से अधिक रकम का गबन किया। यह भी आरोप है कि मुफ्ती ने बिहार से लाकर 3 बच्चों को रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें शक है कि बच्चों को अपहरण करके लाया गया है। एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल प्रमोद कंबोज ने मौके पर पहुंच जांच की है। लेखपाल का कहना है कि मामले की रिपोर्ट एसडीएम को भेजी जा रही है। वहीं चौकी प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। इसकी शिकायत पुलिस चौकी इंचार्ज लोंडरा में इनकी हमने शिकायत की और इनके पास काफ़ी जो एक गांव वालों ने एक जो अपने गांव का यह मुद्दा था, विवादित मुद्दा, इसे लोंडरा जो मदरसे के संचालक है मुफ्ती रियासत अली, उनके यहाँ ले गए। उन्होंने लगभग 10 मुल्ला मौलवियों की एक टीम बनाई और उन्होंने लगभग 3 दिन तक उनका सघन अभियान चला इस मदरसे में। उन्होंने काफ़ी चेकिंग की। उन्होंने जो रसीदें इनकी चेक करी, उनमें लगभग 185 बुकें फर्जी पाई गई और जब इनसे हिसाब लेना चाहते इसने कह दिया कि जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और ये रसीद मेरे पास है नहीं। और जैसे कि आज यहाँ काम लगा रखा था मदरसे में, जो मदरसे की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष ने काम लगा रखा मस्जिद में। एक मदरसे साइड वाली जिन्ना उतारने का एक प्लान चल रहा। जैसा समिति ने जो प्रस्ताव पारित करा उसके हिसाब से वो जिन्ना उतारा जा रहा। जैसे एक रेत का ढेर था, उसमें फावड़े से जब रेत उठाने के लिए मजदूर ने फावड़ा लगाया तो उसमें से भी काफ़ी रसीदें और एक फर्जी मोहर मिली। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 9 साल से फरार 2 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड एसटीएफ को
एक बड़ी सफलता मिली है। 9 साल से फरार 2 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक नाबालिग का अपहरण किया था। दोनों पर 2,500 रुपए का इनाम था। देहरादून से यह खबर है। यहाँ पर उत्तराखंड की एसटीएफ को यह कामयाबी मिली है। 9 साल पहले हुए एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी मंत्री सतपाल महाराज से एनएचएम नर्स एसोसिएशन के कर्मियों ने मुलाकात की है। इस दौरान सतपाल महाराज के सामने एनएचएम नर्स एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं को रखा है और एक ज्ञापन भी उनको सौंपा है। 9 सूत्रीय मांग पत्र है जो सतपाल महाराज को सौंपा गया है। नर्सेस ने आर्थिक मदद की मांग की है। मंत्री ने इस पूरे प्रकरण पर कहा है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे। एनएचएम नर्स एसोसिएशन ने मंत्री से अपनी मांगों को पूरा करवाने का अनुरोध किया है। रेखा नेगी और सुषमा मल्होत्रा के नेतृत्व में ये एनएचएम नर्सेस एसोसिएशन के कर्मी सतपाल महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सतपाल महाराज जी के कैबिनेट मंत्री ने आज अपना हम ज्ञापन सौंपा है अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेते हुए, और उसमें हमारी जेन्युइन मांगे हैं जिसमें हमने एक अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो एक आर्थिक मदद सरकार द्वारा उन्हें मिले। वेतन विसंगति के मामले को हमने रखा है इसमें, और एक्स कैडर में इनका गठन होना चाहिए जिसमें इन लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल पाए। और इसके साथ ही हमारी छोटी छोटी मांगे और जेन्युइन मांगे हैं जिसमें हमारा इंक्रीमेंट जो है, सैलरी का जो इंक्रीमेंट है 5% लगता है, सेंटर की तरफ से 12% तक का होता है, जो स्टेट के लेवल पे दिया जाना वो हमें नहीं मिल पाता। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर हमने 9 सूत्रीय मांगों में रखा और सभी तरफ से हमें पॉजिटिव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।